Hey everyone, this is Shani Danani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट कोर्सेज जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स जैसे NTSC, ओलंपियाड, हिंदी मीडियम का पूरा करिकुलम, यूपी बोर्ड का करिकुलम, देर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि यू हैव IIT JEE, नीट, यू हैव SSC, बैंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं या किसी को भी जानते हैं जो इन कोर्सेज को पढ़ना चाहता है, डेफिनेटली लेट देम नो कि ये सब कुछ अवेलेबल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि आपकी सुविधा के लिए सारे कोर्सेज सारे वीडियोस एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर आपको एक जगह प्रोवाइड कर दिए जाएं ताकि आप जाएं, क्लिक करें, चूज करें और आपको वीडियो मिल जाए, तो आप लोगों के लिए ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। दैट इज आप विजिट कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com को। अब कैसे करते हैं magnetbrains.com विजिट, कैसे करते हैं कोर्सेज वीडियोस को एक्सप्लोर एक्सेस, सब बताऊंगी इस वीडियो के एंड में। बट राइट नाउ हम बात कर सकते हैं आज के चैप्टर के बारे में। तो देखिए आपका जो चैप्टर 7 है दैट इज ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। यस, पूरे चैप्टर का नाम है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, बट इसके अंदर आपको 3 स्टोरीज दी हुई हैं। पहली स्टोरी अ बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरी स्टोरी रहेगी आपकी कुर्ग और तीसरा रहेगा अ टी फ्रॉम आसाम। और ये तीनों स्टोरीज जो हैं वो पढ़कर आपको समझ आएगा ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। सबसे पहले नाम समझ लेते हैं कि ग्लिम्स का मतलब क्या होता है। ग्लिम्स का मतलब होता है एक छोटी सी झलक, ठीक है। और आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये तीनों कहानियां पढ़ने के बाद भारत देश की एक झलक देखने को मिलेगी, बिकॉज आप भारत के 3 डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हो। आप जानेंगे गोवा के बारे में, गोवा में ब्रेड की इंपॉर्टेंस के बारे में, फिर आप पहुंच जाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह कुर्ग में जहां हम कुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम बात करेंगे हमारे यहाँ की नेशनल ड्रिंक चाय के बारे में कि चाय कैसे आई, क्या है, कितना इंपॉर्टेंस है चाय का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तीनों चीजें पढ़ के आपको भारत देश की एक छोटी सी झलक दिखने वाली है, इसीलिए दिया हुआ है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। क्लियर? सो हम पहली झलक जो है वो गोवा के रूप में पढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए आपको दिया है अ बेकर फ्रॉम गोवा। अब बेकर कौन है? जो बेक करता हो, जैसे कि केक्स वगैरह आप जो खाते हैं, आप पेस्ट्रीज वगैरह खाते हैं, उसे किसी ने तो बेक किया होगा, राइट? तो जो इंसान उसे पकाता है, जो उसे बेक करता है, उसे बेकर कहा जाता है। और गोवा में ना बहुत समय से, बहुत ही ज्यादा पुराने समय से, जब पुर्तगाली लोगों का शासन हुआ करता था गोवा में, तब के समय से ही ब्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है, और ब्रेड बनाने वाला यानी बेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम अ बेकर फ्रॉम गोवा बहुत ही बखूबी रूप से रखा गया। अब ये चीज प्रूव होती रहेगी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कि आपकी बुक में ही दिया हुआ है, और फिर हम मूव करेंगे पहले पैराग्राफ पे। क्लियर? ओके। सबसे पहले तो ये कहानी किसने लिखी है? तो देखिए ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में 3 कहानियां हैं, 3 ऑथर्स हैं जो आपकी बुक में टॉप मोस्ट लाइक ऊपर वाले पार्ट पे दे दिया गया है। फर्स्ट का क्या है, राइटर का नाम, सेकंड, थर्ड, आपको सब दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अ बेकर फ्रॉम गोवा के ऑथर, जिनका नाम है ल्यूजियो रॉड्रिक्स, ठीक है। तो ल्यूजियो रॉड्रिक्स जो है, इन्होंने आपकी कहानी अ बेकर फ्रॉम गोवा के बारे में बातचीत की है। Now this is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये पर्टिकुलर कहानी एक पेन पोर्ट्रेट है। सबसे पहले तो ये चीज समझ लीजिए पेन पोर्ट्रेट क्या होता है। अगर आप कलम का इस्तेमाल कर कर, पेन का इस्तेमाल कर कर कुछ ऐसा लिख रहे हो जिसकी मदद से आप किसी भी चीज़ का एक इमेज अपने दिमाग में फॉर्म कर पा रहे हैं, किसी भी तरीके से उस इंसान या उस जगह या उस चीज़ का पूरा उल्लेख आपको मिल रहा है, जैसे कि एक पोर्ट्रेट देखने पे मिलता है। जैसे आप कभी किसी पर्टिकुलर पर्सन का पोर्ट्रेट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये इंसान इसके जैसा दिखता था, ऐसा दिखता था। वैसे ही अगर आपको लिखा हुआ कुछ या कहानी के रूप में कुछ ऐसा दिया गया है जो आपको किसी पर्टिकुलर चीज या जगह का पूरा एक इमेज दे रहा है, उसे कहते हैं पेन पोर्ट्रेट, ठीक है। किसका पेन पोर्ट्रेट है ये? एक ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर का। यानी गोवा में जब बहुत पुराने समय की हम बात करें तो गोवा के जो गांव हैं, जो छोटी छोटी जगह होंगी, वहां पर बेकर बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, और उन्हीं बेकर के बारे में, ब्रेड के बारे में आपको इस कहानी में लिखकर बताया गया है, इसीलिए ये हो गया उनका एक पेन पोर्ट्रेट। क्लियर? एंड ही स्टिल हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, यानी कि बेकर का आज भी इस पूरी सोसाइटी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, और वही चीज आपको इस कहानी से पता चलेगी, ठीक है। चलिए इसी को हिंदी में देखते हैं।
सो लेखक हैं लूसियो रॉड्रिग्स। यह गोवा के एक पारंपरिक बेकर का कलम चित्र है, पेन पोर्ट्रेट है, जिसका आज भी समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज भी आप गोवा चले जाइए कभी तो कई ऐसी जगह है जहाँ पे ना वहाँ की बहुत फेमस ब्रेड्स मिलती हैं और वहाँ की ब्रेड का टेस्ट ही अलग होता है, बहुत जानी जाती है। तो ये चीज़ आज भी आपको क्लियर होगी कि बेकर्स का इम्पोर्टेंस तो है, बट हाँ डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंस तब के टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अभी थोड़ी कम हो गई है, बट अभी भी ब्रेड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर? ओके, तो ये तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। आप स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर से, जो कि आपके बुक का पहला पैराग्राफ है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. तो ऑथर जो है वो कह रहे हैं कि उनके जो एल्डर्स हैं, जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं, उनको कई बार वो पुरानी बातों को सोचते हुए, उन पुरानी बातों को बहुत ही याद करते हुए जाना गया है, सुना गया है कि वे कई बार दे रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली। रेमिनिसिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा फोन्ड होकर सोचना, बहुत ज़्यादा आप ख्यालों में डूब जाते हैं उस जगह से रिलेटेड या उस चीज़ से रिलेटेड। नॉस्टैल्जिकली का मतलब होता है पास्ट के बारे में जब आप सोचते हो, जैसे कि अभी आप 10th स्टैंडर्ड में है, राइट? तो आप अगर अभी बैठ के अपनी KG1 या फिर अपनी नर्सरी क्लास का सोचोगे कि मैं छोटा हुआ करता था, या फिर आपके घर में अगर आपके पेरेंट्स ने आपकी फर्स्ट यूनिफॉर्म, फर्स्ट वाटर बॉटल या कुछ रखा हुआ है, और अगर आप अभी निकाल के वो चीज़ देखेंगे तो आप ना उन पुराने दिनों में चले जाएंगे जहां आपको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी कि मतलब क्या दिन थे वो, जब मैं छोटा सा हुआ करता था या मैं छोटी सी थी, राइट? तो वो होता है नॉस्टैल्जिक हो जाना, यानी पुरानी बातें या पास्ट के बारे में सोचकर अगर आप भावुक हो जाते हो, वो नॉस्टैल्जिक हो जाना होता है। और यहाँ पर वही दिया है कि कई बार जो ऑथर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके बारे में सुना गया है कि वो पुराने दिनों के बारे में सोचते रहते हैं और बहुत भावुक होते हैं। क्या सोचते रहते हैं वो? दोज गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, यानी कि जब पोर्चुगीज लोगों का रूल हुआ करता था गोवा पे, बाद में उनको फ्रीडम मिली थी गोवा को, तो उन दिनों के बारे में वो सोचा करते हैं, पोर्चुगीज लोगों के बारे में सोचा करते हैं, एंड उनके द्वारा बनाई गई फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। लोव क्या होता है? इस तरीके का पूरा जो ब्रेड का पीस होता है ना, इसे लोव कहते हैं। और इसको जब आप कट करते हो छोटे छोटे पीसेस में, वो इंडिविजुअल ब्रेड पीसेस हो जाते हैं, ठीक है? जैसे आपके घर में भी जो ब्रेड आती है, जो ब्रेड का पैकेट आप लाते हो, उसमें पीसेस होते हैं, राइट? अब वो पीसेस कैसे बने होंगे? उस पूरी ब्रेड में से कट होकर, करेक्ट? तो जो पूरी ब्रेड रही होगी ना एक बिना पीसेस के, उसे लोव कहा जाता है। क्लियर? तो उनके टाइम की जो लोव्स ऑफ ब्रेड रही हैं, पोर्चुगीज लोग रहे हैं, पोर्चुगीज लोगों के जो जब वो थे वहां पर, वो जो दिन थे, उन सब के बारे में इनके एल्डर्स काफी बार सोचते रहते हैं। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना। जैसे आपने वैनिश की एड भी देखी होगी, राइट? तो आपको पता होगा, तो उसका मतलब होता है वो रंग गायब, क्या दाग गायब, रंग ब्राइटर, ऐसे करके कोई तो ऐड है उनका डिटर्जेंट पाउडर का। सो वैनिश आप वहां से ध्यान में रख सकते हो वर्ड, जिसका मतलब होता है गायब हो जाना, ठीक है? सो दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड। तो वो जो पोर्चुगीज लोग थे, वो लोग बड़ी ब्रेड ये खाया करते थे, राइट? और वैसे भी आप कई फॉरेन कंट्रीज में जाइए, वहां पे ब्रेड का वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ज्यादा ब्रेड कंज्यूम की जाती है। तो उनके द्वारा जो ब्रेड्स थी वो वही सबसे ज्यादा खाते थे। तो वो लोग भले गायब हो गए, यानी वो लोग अब गोवा में नहीं पाए जाते, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। बट ब्रेड बनाने वाले आज भी गोवा में मौजूद हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। आज भी आपको गोवा में मिक्सर्स, यानी कि जो भी आपको आटा वाटा जो भी होता है, जो फ्लावर होता है, उसको मिक्स करना पड़ेगा प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स डालकर, कितना क्या डालना है ताकि वो प्रॉपरली बेक हो पाए, राइट? तो वो मिक्स करने वाले लोग, ब्रेड का फ्लावर जो है, जो आटा है वो। देन मोल्डर्स, जो कि उसको ब्रेड के सांचे में ढालेंगे। मोल्ड करना मतलब किसी सांचे के या किसी शेप के रूप में ढालना। साथ ही साथ जो उसको बेक करेंगे, जो बेकर्स हैं, आज भी वहाँ मौजूद हैं। Those age old time tested furnaces still exist। भाई अभी तो आजकल ऐसे अवन वगैरह सब कुछ आ गया है, माइक्रोवेव एंड एवरीथिंग, बट तब के टाइम पे क्या होता था ना, भट्टियां हुआ करती थी, फर्नेसेस हुआ करते थे, जिसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होता था ना, ब्रेड वगैरह जो भी बेक करना होता था वो करना रहता था। बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होता था इन फर्नेसेस का। तो वो जो पुराने तब के टाइम के फर्नेसेस हैं, भट्टियां हैं, जो टाइम टेस्टेड है, यानी समय के हिसाब से जैसे जैसे समय बढ़ा है वैसे वैसे फर्नेसेस आज भी काम कर रही हैं, तो वो अभी भी आपको गोवा में मिल जाएंगी।
द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, और जो उस फर्नेस में अग्नि है जिसमें बेकिंग की जाती है वो आज तक बुझी नहीं है। इसका मतलब कि आज भी उन फर्नेसेस में ये ब्रेड्स को बनाया जाता है। तो इस तरीके से आपको बेसिकली पहले ही पैराग्राफ में कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है। फटाफट से सारे वर्ड्स का हम एक बार मीनिंग देख लेते हैं और फिर इसी का मैं एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले देख लीजिए, रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, यानी बहुत ही ज्यादा खुशी से सोचना पुराने दिनों के बारे में, उसे कहा जाता है रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, पुरानी यादों को ताजा करना। दूसरा है लोव्स। व्हाट आर लोव्स? ब्रेड दैट इज बेक्ड इन वन पीस एंड कैन बी कट इनटू पीसेस। एक पूरे पीस में जो ब्रेड बनाई जाती है और उसको जब पीसेस में कट किया जाता है उसे लोफ कहा जाता है। सो रोटी, जो एक रोटी मतलब ब्रेड, यहाँ पर ये जो ब्रेड होती है वो वाली ब्रेड का एक टुकड़े में बेक की जाती है और टुकड़ों में फिर काटी जा सकती है। तो ये जो पूरा पीस होता है इसे लोफ कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है वैनिश्ड। वैनिश्ड यानी गायब हो जाना। सो डिसअपियर सडनली एंड कंप्लीटली, गायब। तो गायब हो चुके हैं पोर्चुगीज लोग क्योंकि उनका शासन खत्म, अब फ्रीडम मिल गई गोवंस को। बट अभी भी क्या है, उनकी जो ब्रेड्स हैं या जो बनाने वाले हैं वो मौजूद हैं। मोल्डर्स यानी अ पर्सन हु मोल्ड्स डो इनटू अ शेप। डो क्या होता है? आटा, ठीक है। जो आटा गूंथते हैं अपन रोटी बनाने के लिए उसको डो कहा जाता है, ठीक है। और वो डो से ही ब्रेड भी बनती है, मतलब ऑब्वियसली अलग तरीके की चीजें ऐड होंगी उसमें। तो वो डो को यूज कर कर उसे एक शेप देना, कि एक ब्रेड का शेप देना है, केक का शेप देना है, जो भी है उसे मोल्डर कहा जाता है। सो एक व्यक्ति जो आटे को आकार में ढालता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? फर्नेस। फर्नेसेस आर एन एनक्लोज स्ट्रक्चर इन विच मटेरियल्स कैन बी हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर। भट्टी होती है एक जिसमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे चीजों को बनाया जाता है। डन? सो ये कुछ शब्द हैं, आई होप सब क्लियर हो गए और मीनिंग भी क्लियर हो गया है। ओके, ऑल राइट। चलिए हिंदी में पढ़ते हैं इसको। हमारे बुजुर्गों को अक्सर पुराने पुर्तगाली दिनों, पुर्तगालियों और उनकी प्रसिद्ध रोटियों यानी जो ब्रेड्स हैं के बारे में याद करते हुए सुना जाता है। ब्रेड्स को खाने वाले भले ही गायब हो गए हों, लेकिन बनाने वाले अभी भी मौजूद हैं। हमारे बीच अभी भी मिक्सर, मोल्डर्स और रोटियां यानी कि ब्रेड, ठीक है। आप कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे कि हम किस रोटी की बात कर रहे हैं, हम ब्रेड की बात कर रहे हैं। सेकने वाले मौजूद हैं। वे सदियों पुरानी समय परीक्षण भट्टियां अभी भी मौजूद हैं। भट्टियों में लगी अग्नि अभी तक बुझी नहीं है। तो ये जो फर्नेस है इसमें जो भी बेकिंग वगैरह होती थी तो डेफिनेटली हाई टेम्परेचर पे होती थी, तो उसके लिए फायर लगाना पड़ता है, राइट। तो आज तक बुझी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आज तक उसका उपयोग किया जा रहा है, किसका? उस फर्नेस का। तो अभी भी वो खाने वाले लोग भले गायब हो गए, पर इस ब्रेड को जो मिक्सर्स हैं, जो बनाने वाले हैं, जो उसको एक शेप देने वाले हैं, और इन ब्रेड्स को जो सेकने वाले यानी बेक करने वाले हैं, वो सब आज भी मौजूद हैं। आज भी वो भट्टियां मौजूद हैं और अभी तक उन भट्टियों को यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ब्रेड का कितना ज्यादा इंपैक्ट है, यानी पोर्चुगीज लोग आए तो और ब्रेड की आदत डल गई गोवा में, वो चीज आपको क्लियर हो रही है। डन? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सो दिया हुआ है द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। तो आज भी कहा जा रहा है ना कि मतलब सभी मौजूद हैं। आप ये मिक्सर्स बोल लो, मोल्डर्स बोल लो या ब्रेड बेकर्स बोल लो, राइट। तो ये अब ऐसा होगा कि आपको ये अभी की बात कर रहे हैं, तो आपको अब कभी पास्ट की बात बताएंगे, कभी प्रेजेंट की बात बताएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि ये जो बेकर है, ट्रेडिशनल बेकर यानी कि जो तब के टाइम पे बेकर्स हुआ करते थे, उनके जो क्या बोलूँ मैं, ऐसा होता था कि पहले के टाइम पे ना ऐसे स्पीकर्स वगैरह सब तो यूज़ होते नहीं थे, या फिर ऐसा नहीं था कि एक पूरी शॉप बनी हुई है तो हर घर घर जाके ना ये चीज़ें देते थे। तो ऐसा आप मान सकते हो जैसे पहले नहीं दूध वाले भैया जो आते थे वो साइकिल की घंटी बजाते थे एंड उससे पता चलता था कि अच्छा हाँ ठीक है दूध वाले भैया आ गए हैं तो दूध लेना है एंड एवरीथिंग, राइट। वैसे ही तब के टाइम पे बेकर्स क्या करते थे, इनके पास ऐसा कुछ तो था नहीं कि इनको कोई रिंग है या कोई स्पीकर है या कुछ है जो वो ब्लो कर सकते हैं या कुछ विसल कर सकते हैं कुछ भी। तो वो एक चीज़ किया करते थे कि उनके पास ना बैम्बू स्टिक हुई करती थी, बैम्बू की लाठी हुआ करती थी जिसे वो जोर से मारते थे जमीन पे, और उसका जो आवाज होता था उससे लोगों को पता चलता था कि अच्छा ठीक है बेकर आ गया, अब हम ब्रेड ले सकते हैं, ठीक है। सो द थर्ड एंड जिंगल का मतलब क्या होता है कि जो बैम्बू स्टिक है उसको जोर जोर से जब मारते हैं ना तो उसका एक बहुत ही ज्यादा तेज आवाज, और जिंगल होता है थोड़ी सी झनकार टाइप की आवाज, ठीक है। तो वैसी आवाज सुनाई देती थी ट्रेडिशनल बेकर के बैम्बू की,
और उससे फिर एक तरीके से अनाउंसमेंट हो रहा होता था। व्हाट इज हेराल्डिंग? अनाउंसमेंट, ठीक है। और उससे कहीं ना कहीं एक हेराल्डिंग या अनाउंसमेंट होता था सुबह सुबह कि हाँ भाई बेकर आ गया। तो बेकर का क्या रहता था पहले के टाइम पे, जो एक पूरा रूटीन, कि वो बैम्बू स्टाफ लेते, उसको जोर से पटकते जो भी जमीन है वहां पर, और उससे जो आवाज आती है उससे लोगों को पता चलता है कि अच्छा ठीक है बेकर आ गया है, और फिर ये ब्रेड लेने आ जाते। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। अभी भी लाइक जब इन्होंने लिखा होगा तब की बात की जा रही है, जब ल्यूसियो रॉड्रिक्स ने लिखा है कि तब के टाइम पे शायद कुछ जगहों पे फिर भी आवाज सुनाई देती थी कि हाँ ठीक है अभी भी बेकर्स हैं। अभी एट प्रेजेंट आई डोंट नो कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं। लाइक अगर आप गोवा के बहुत ही विलेज टाइप के एरिया में चले जाएं, अगर वहां आपको ऐसा कुछ दिख जाए तो मे बी, बहुत कम पॉसिबिलिटी है वैसे, बट हाँ ऐसा हुआ करता था कि पोर्चुगीज लोगों के जाने के बाद भी उस बेकर का इंपॉर्टेंस रहा और लोगों को पता चल जाता था कि अच्छा ठीक है बेकर आ गया, अब हमको ब्रेड लेनी है। Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. यानी कि जो भी जिन्होंने भी ब्रेड बेचने का जो बिजनेस है वो स्टार्ट किया होगा, भले ही वो खुद अभी प्रेजेंट नहीं है, भले ही फादर जो हैं वो स्टिल अलाइव नहीं है, बट उनके जो बच्चे हैं यानी आने वाली जो अगली जो जनरेशन है आगे की, उन सब ने वो जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, उसे कंटिन्यू रखा है। यानी ब्रेड बेचने का जो एक प्रोफेशन है वो फैमिली प्रोफेशन है कुछ कुछ लोगों का, जो कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन तक चलता रहा है और लोगों ने उसे कंटिन्यू रखा है। These bakers are even today known as padder in Goa. Next important word जो आपको ध्यान में रखना है वो है ये पर्टिकुलर वर्ड कि गोवा में बेकर्स का नाम क्या हुआ करता था। पैडर कहा जाता था बेकर को, बेकर बेकर नहीं कहते थे, पैडर कहते थे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर वर्ड जो है वो आज भी कई बार यूज कर लिया जाता है। जैसे कि अगर कोई बेकर है और जिसको नॉलेज है पैडर वर्ड का, तो कई बार उनको कह दिया जाता है कि हाँ भाई ये पैडर आ गया, ठीक है। तो ब्रेड के बारे में ये चीज आपको सबसे पहले बता देनी है। बेकर का आपको क्लियर हो गया बेसिक सा इंट्रोडक्शन। देन उसके बाद बेकर के अनाउंसमेंट कैसे होती थी कि आ गया है बेकर, उसके बैम्बू की जो स्टाफ है, जो लाठी है, उसकी आवाज से। ऑन हेराल्डिंग का मतलब क्या होता है? अनाउंसमेंट, कि हाँ ठीक है भैया आ गया है कोई बेकर, तो अब हम ब्रेड ले सकते हैं। साथ ही साथ ये आवाज कई कई जगहों पे आज भी सुनाई देती है। एक तरीके का ये फैमिली प्रोफेशन रहा है, यानी कि मे बी फादर इज नॉट देयर एनी मोर, बट उनके बच्चे जो हैं वो अभी भी इस प्रोफेशन को, व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ बेकर्स को क्या कहा जाता था? पैडर कहा जाता था इन गोवा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion, and guide. He used to come at least twice a day, once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा। तो ये जो ऑथर है वो ये बोल रहे हैं कि जब वो छोटे थे, ठीक है, जब ये खुद बहुत छोटे थे, तब के टाइम पे जो बेकर है वो इनके दोस्त, कंपेनियन यानी साथी, और गाइड यानी मार्गदर्शक हुआ करते थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके साथ खेलते थे या उनको समझाते थे बेटा ये करो लाइफ में वो करो, नहीं। बच्चों के लिए जो बेकर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। यानी बेकर की लाठी की आवाज आई, बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते थे सुबह सुबह और एकदम से उनकी नींद खुल जाती थी एंड दे यूज्ड टू रन आफ्टर द बेकर, वो उसके पीछे भागते थे। अब इसीलिए बोला है कि मतलब एक कनेक्शन है ना कि बेकर के लिए बड़े ये लोग खुश होते थे। तो उनके लिए बचपन में बेकर उतना ही इंपॉर्टेंट था जैसे कि हमारे बचपन में हमारे लिए जो दोस्त होते हैं, जो साथी होते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से बोला है। अब कई बार अगर ये चीज क्वेश्चन में आती ना तो कुछ भी लिख देते हैं लोग, मैंने देखा है कि आप कुछ भी लिख देते हैं कि वो बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, हाँ वो उनके साथ खेलते थे। अरे किधर दिया है? ऐसा कुछ नहीं है। बेकर अपनी ब्रेड ना बेच के बच्चों के साथ खेलेगा थोड़ी, राइट। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जैसे बच्चों के लिए बचपन में दोस्त साथी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही बेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। इसीलिए ये लाइन जो ये ऑथर है उन्होंने लिखी है। He used to come at least twice a day. एक दिन में एक घर से 2 बार गुजरते थे। कौन? बेकर। कब? पहले जब वो ब्रेड बेचने के लिए सुबह निकले हैं तो ऑब्वियसली उनके घर के बाहर तो आएंगे ताकि जो भी लोग हैं वो ब्रेड खरीद सके। दूसरा, जब वो ब्रेड पूरी बेच चुके होते थे और उनका पूरा इतना बड़ा जो बास्केट है, जो टोकरी है, वो खाली हो जाया करती थी, उसको वो ले जा रहे होते थे अपने घर। यानी एक बार जब वो आ रहे हैं ब्रेड बेचने और दूसरी बार जब वो पूरी ब्रेड बेच चुके हैं और घर अपने वापस उस खाली टोकरी के साथ जा रहे हैं। तो इस तरीके से 2 बार बेकर एक पूरे दिन में दिख जाते थे, बेकर या ये जो ऑथर हैं या किसी को भी। क्लियर?
देन दिया हुआ है यहाँ पर कि आपको ये जो पर्टिकुलर वर्ड है दैट इज फ्रेंड कंपेनियन गाइड, उसको ध्यान में रखना, पैडर को ध्यान में रखना यहाँ पर, एंड साथ ही साथ ये बैम्बू वाला जो पॉइंट है वो ध्यान में रखना है। तो इस पूरे दोनों पैराग्राफ्स में सिर्फ ये 3 चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। क्लियर? चलिए फटाफट से वर्ड्स देख लीजिए। थर्ड, जिंगल और हेराल्डिंग का मतलब, सो थर्ड एंड जिंगल मीन्स मेक और कॉज टू मेक अ लाइट मेटालिक रिंगिंग साउंड, लाइक नॉट लाइक एज इन बहुत ही मेटल टाइप का साउंड नहीं, बट हाँ बैम्बू स्टिक जब ले रहे हो तो बहुत ही खटखट और पूरी थोड़ी झंझनाहट टाइप की जो आवाज होती है, जो झनकार कहते हैं, दैट इज व्हाट इज थर्ड एंड जिंगल। तो एक कठोर तरीके की ध्वनि। हेराल्डिंग यानी अनाउंसिंग, दैट इज घोषणा करना। तो ये जो बैम्बू स्टाफ है ऐसा लगता था कि ये घोषणा कर रही है कि हाँ भाई बेकर आ गया है या पैडर आ गया है, आप लोग ब्रेड ले लीजिए। डन? चलिए इसी को हिंदी में देखते हैं अब। सो पारंपरिक बेकर के बांस की ध्वनि और झनकार जो सुबह उनके आगमन की घोषणा करती है अभी भी कुछ स्थानों पर सुनी जा सकती है। भले ही पिता जीवित ना हो लेकिन बेटा अभी भी पारिवारिक व्यापार चला रहा है। यानी कई ऐसी फैमिलीज हैं जिनका ये फैमिली प्रोफेशन है, इसीलिए ये अभी तक ब्रेड जो है वो बेचते हैं। इन बेकर्स को आज भी गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। गोवा में हमारे बचपन के दौरान बेकर हमारा दोस्त, साथी और मार्गदर्शक हुआ करता था। ऐसा किसका कहना है? ऑथर का। वह दिन में कम से कम 2 बार आता था, एक बार जब वह ब्रेड बेचने निकलता था और फिर जब वह अपनी विशाल टोकरी खाली करके वापस लौटता था। तो एक बार जब वो ब्रेड बेचने निकल रहे हैं सेलिंग करने के लिए, एंड द अदर वन जब वो बेच चुके हैं और खाली बास्केट लेकर आ रहे हैं। डन? ओके, आगे बढ़ते हैं। The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। अब होता क्या था, ये जो पोएट है, सॉरी ये जो ऑथर हैं, जब ये छोटा हुए करते थे तब के टाइम पे जैसे ही बेकर आए और उन्होंने अपने बैम्बू स्टाफ से ठक 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 करके आवाज़ करी ज़मीन पे, तो वो जो जिंगलिंग थड होता था यानी कि जो झनकार जैसा कठोर ध्वनि होती थी, वो आवाज से ऑथर या जो छोटे बच्चे होते थे वहां पर उन सब की नींद खुल जाती थी। यानी कि इन लोगों की जो नींद खुलती है ना वो भी इसी बैम्बू स्टाफ से होती थी, क्योंकि ये इतने एक्साइटेड होते थे कि जैसे ही पता चला कि बेकर आया है, आवाज आ रही है बैम्बू स्टाफ की, फटाफट से भाग के जाते थे बेकर के पीछे उनसे मिलने के लिए। Why was it so? ऐसा क्या था कि ये बेकर से मिलने के लिए दूर तक चले जाते थे, लाइक भाग के, नींद खुल गई बच्चों की और उठ के चले गए बेकर से मिलने, ऐसा क्यों था? Was it for the love of the loaf? नॉट एट ऑल। क्या ये इस ब्रेड के लिए प्यार था? जो ब्रेड लोफ मैंने थोड़ी देर पहले आपको इमेज दिखाया था, क्या वो पसंद थी बच्चों को? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या रीजन था कि बच्चे भाग के जाते थे बेकर से मिलने के लिए? रीजन था द लोव्स वर बॉट बाय सम पैस्किन और बास्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। व्हाट वी लॉन्ग फॉर वर दोज bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. तो ऑथर कहते हैं कि जो लोफ ऑफ ब्रेड है वो तो डेफिनेटली खरीदी जाती थी, बट हमारे घर से जो भी उनके घर में काम करते थे, जो मेड सर्वेंट्स, जो भी हेल्पिंग हैंड्स हुआ करते थे, सेवक सेविकाएं होती थी, वो कोई पास्किन या बास्टिन नाम की थी जो ब्रेड लोफ खरीदती थी। फिर बच्चों को किस चीज का इतना प्यार था कि भाई वो जैसी बेकर के बैम्बू स्टाफ की आवाज सुनते थे सीधे भाग के जाते थे? क्योंकि बच्चों को जो सबसे ज्यादा पसंद था वो थी ब्रेड बैंगल्स। अभी बैंगल क्या होता है? जो चूड़ी पहनते हैं अपन, राइट? तो उसी तरीके की शेप की ब्रेड होती है जिसे ब्रेड बैंगल कहा जाता है। ये एक प्रकार की मीठी ब्रेड होती है और बच्चों को तो आपको पता ही मीठा कितना पसंद होता है, राइट? तो ये ब्रेड के लिए बच्चे भागते थे कि बेकर आ गया तो हम जो है ब्रेड बैंगल्स लेके खाएंगे। तो ये लोफ जो ब्रेड होती है ना, लोव्स ऑफ ब्रेड, ये बड़ी फीकी सी होती है, तो ये बड़े लोग खाते थे घर में, बट बच्चे भाग के जाते थे बेकर की आवाज सुनते थे जैसे ही, क्योंकि उनको वो ब्रेड बैंगल्स चाहिए होती थी जो कि बहुत ही मीठी और अलग तरीके की बनाई गई ब्रेड होती थी। डन? ओके, फटाफट से वर्ड देख लीजिए। जिंगलिंग थर्ड, सो मेक और कॉज टू मेक अ लाइट मेटालिक रिंगिंग साउंड। तो एक लाइट सा साउंड, झनकार टाइप का, दैट इज व्हाट इज जिंगलिंग। थर्ड है एक लाउड डल साउंड, बहुत ही कठोर ध्वनि, बहुत ही तेज ध्वनि, खटखट बिल्कुल, जब बैम्बू स्टाफ आप पटकोगे जमीन पे। बैंगल्स का मतलब यहाँ पे क्या है? तो ये पूरा मीनिंग है ब्रेड बैंगल्स का, बट यहाँ बैंगल्स का मतलब क्या है वो दिया है। हेयर रेफर्स टू द ब्रेड इन द शेप ऑफ अ बैंगल कॉल्ड कैंकोन। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेड है जो कि बैंगल शेप की होती है, जिसको गोवा में कैंकन नाम से जाना जाता है इस ब्रेड को। सो चूड़ी के आकार में एक मीठी ब्रेड को क्या कहा गया है? ब्रेड बैंगल। इजी। चलिए इसी को हिंदी में देखते हैं। बांस की आवाज से हम नींद से जाग जाते और हम उनसे मिलने और उनका अभिवादन करने के लिए दौड़ते। ऐसा क्यों था?
क्या ये ब्रेड के लिए था? बिल्कुल भी नहीं। ब्रेड को घर की दासी कोई पास्किन या बास्टिन खरीदती थी। हम जिस चीज की लालसा रखते थे वे ब्रेड बैंगल्स थे, जिन्हें हम सावधानी से चुना करते थे। यानी कि उसमें भी वो चुनते थे कि भैया कौन सी ब्रेड हमारे लिए अच्छी रहेगी, ब्रेड बैंगल। दैट इज व्हाट इज, जो सावधानी से चुनने की बात की गई है। कभी कभी यह खास तरह से बनने वाली मीठी ब्रेड होती थी। तो बड़ों के लिए थी लोव्स ऑफ ब्रेड, बच्चों के लिए क्या थी? ब्रेड बैंगल्स। और इसीलिए जैसे ही बच्चों को सुनाई देता था कि बेकर आ गया है, ये तुरंत भागते उस ब्रेड बैंगल्स को लेने के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। The baker made his musical entry on the scene with the झंग झंग sound of his specially made bamboo staff. तो ये जो बेकर है उसकी ना ऐसा लगता था कि ये म्यूजिकल एंट्री हो रही है, क्योंकि जैसे ही ये आते थे बेकर तो ये बैम्बू को ठक ठक करते हुए आते थे ऐसे जमीन पे, तो ऐसा लगता था कि म्यूजिक बज रहा है और इनकी एंट्री हो रही है। और साउंड कैसा होता था? झंग झंग साउंड आता था उस बैम्बू स्टाफ से। क्यों आता था ऐसा साउंड? क्योंकि नॉर्मल बैम्बू स्टाफ नहीं था ये खुद बनाया गया था, स्पेशली बनाया गया था बैम्बू स्टाफ, जिससे ऐसे झंझंग तरीके की आवाज आती थी। स्टाफ का मतलब यहाँ कर्मचारी नहीं है, यहाँ स्टाफ का मतलब होता है लाठी। ठीक है, तो बैम्बू की बनी हुई जो लाठी है वो एक अलग तरीके से लोग बनाते थे, इसीलिए उससे झंझंग करके आवाज आती थी। तो ऐसा लगता था कि बेकर जो एक म्यूजिकल जो है एंट्री कर रहे हैं। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. अब होता क्या था कि ये जो बेकर हैं वो अपने एक हाथ से अपनी जो टोकरी है जिसमें ब्रेड रखी है उसको सपोर्ट करते थे और दूसरे हाथ से उस बैम्बू स्टाफ को नीचे पटकते थे, बैंग करते थे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैं आ गया हूं और वो अपनी टोकरी को भी बैलेंस कर ले। ठीक है, जैसे ही फिर कोई भी घर की जो भी लेडी वो आती थी बाहर जो भी ब्रेड खरीदने वाली है तो उनको ये पहले गुड मॉर्निंग विश करते। ठीक है, नॉर्मली नहीं था हाँ बताओ कितना ब्रेड चाहिए, नहीं, बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात होती थी। पहले ये गुड मॉर्निंग विश करते जो भी लेडी होती और फिर उसके बाद वो क्या करते, इस बैम्बू स्टाफ को रख देते। सपोज ये बैम्बू स्टाफ है, ये बैम्बू की लकड़ी है, लाठी है, और फिर ये उसको ऐसे रखते हैं। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ये चीज देख लो, अगर कोई चीज लेटी हुई होती है ना, इसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। वहीं पे अगर कोई चीज खड़ी रहती है ना, इस लाइन को वर्टिकल कहते हैं। जब मैथमेटिक्स में पढ़ते भी हो एक्स रे वाई रे पढ़ते हो ना कि एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, तब आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वैसे ही बताया जाता है। तो कोई चीज अगर लेटी हुई है तो वो हॉरिजॉन्टल, वही चीज खड़ी है तो वर्टिकल। ठीक है, तो ये जो बैम्बू स्टाफ है, बैम्बू की लाठी है, वो ऐसे खड़ी हुई है और इस पे वो फिर वो टोकरी रख देते और फिर बेचते जो भी ब्रेड जिसको चाहिए होती। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. अब ये बच्चे जैसे भाग के जाते ना तो वो जो भी हैं वो क्या करते ना, बच्चों को थोड़ा ऐसे चिल्लाकर, रिब्यूक का मतलब होता है स्कोल्ड करना, चिल्लाना, तो थोड़ी सी डांट लगाकर बच्चों को अलग कर दिया जाता है कि साइड हो जाओ, और जो भी सर्वेंट आती, जो भी लेडी आती घर की, उनको ब्रेड बेच दी जाती। तो इस तरीके से बच्चों का तो पता था कि ये तो पैसे देंगे नहीं और इनका कोई मतलब है नहीं डिसीजन लेने में कौन सी ब्रेड लेके जाना है घर में, तो उनको थोड़ा साइड कर दिया जाता और फिर जो भी सर्वेंट होते, जो भी सेविका होती घर की, उनको ये ब्रेड दे देते। क्लियर? चलिए फटाफट से वर्ड्स देख लीजिए। स्टाफ और रिब्यूक। स्टाफ इज अ स्टिक। ठीक है, ये स्टाफ कर्मचारी नहीं है, ये स्टिक है विच इज अ लाठी, और रिब्यूक इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल और स्कोल्डिंग। एक तरीके से डांटना या तरीके से ऐसे बोलना कि हटो चलो साइड हो जाओ, दैट इज व्हाट इज रिब्यूक। ठीक है, सो फटकार लगाना इज रिब्यूक। क्लियर? चलिए अब इसी को हिंदी में देखते हैं। सो बेकर अपने विशेष रूप से बनाए गए बांस की लाठी की झंग झंग की आवाज से एक संगीतमय तरह से प्रवेश किया करते थे। एक हाथ उनके सिर पर टोकरी को सहारा देता और दूसरे हाथ से वे बांस को जमीन पर पटकते। ठीक है, तो जिससे आवाज भी आ जाए लोगों को और वो टोकरी भी संभाल ले। वह घर की महिला को सुप्रभात कहते और फिर अपनी टोकरी को खड़ी हुई बांस पर रख देते। लाइक जो खड़ी है बिल्कुल सीधी बांस की जो लाठी है उस पे फिर वो टोकरी को रख देते। हम बच्चों को हल्की फटकार के साथ एक तरफ धकेल दिया जाता था और ब्रेड दासी को दे दी जाती थी। तो इस तरीके से वो लोफ ऑफ ब्रेड तो दे देते, अब बच्चों को चाहिए ब्रेड बैंगल्स, तो ये बड़े दुखी हो जाते कि हमको ब्रेड बैंगल नहीं मिली। बट बच्चे भी हार मानने वाले नहीं होते थे। ये क्या करते थे, डांट खाने के बाद दे यूज्ड टू डू समथिंग, और वो क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। बट वी वुड नॉट गिव अप। तो यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि हम बच्चे गिव अप थोड़ी कर देते हैं, हम थोड़ी ऐसे थे कि हार मान लेंगे, भैया हमको अलग कर दिया डांट के तो अब हम ब्रेड नहीं लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। ये क्या करते, वी वुड क्लाइम अ बेंच और अ पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। यानी कि या तो वो जो भी बेंच वगैरह रखी होती है उस पर चढ़ जाते तो हाइट बड़ी हो जाएगी तो थोड़ा दिख जाएगा बास्केट में, या फिर पैरापेट यानी ऐसी रेलिंग जो बनी होती है ना, उस रेलिंग को पैरापेट कहा जाता है। अभी किसी भी तरीके की रेलिंग हो सकती है, यहाँ पर एक बेसिक सी रेलिंग का इमेज मैंने आपको दे दिया है।
बिकॉज उन दोनों की बात हो रही है। बट कोई भी रेलिंग जिस पे ऐसे पकड़कर आप थोड़ा हाइट बढ़ जाती हो, आप नीचे झांक सकते हो, उसे कहा जाता है पैरापेट। एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ, पीप करना होता है एक तरीके से झांकना, ठीक है। तो वो जैसे भी वो जो बास्केट होता है बेकर का, उसमें ध्यान से देखते हैं कि भैया उसमें ब्रेड रखी है या नहीं। I can still recall the typical fragrance of those loaves। और ये ऑथर जो है अब जब बात कर रहे हैं ना ब्रेड के बारे में, तो उनको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कि अभी भी वो इतने नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, वो पास्ट के बारे में सोचकर इतना फॉन्डली सोच रहे हैं कि अभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि वो ब्रेड की जो खुशबू है उसे पहचान सकते हैं, यानी इतना ज़्यादा वो जुड़े हुए थे ब्रेड के साथ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, यानी कि ये जो लोव्स ऑफ ब्रेड है, जो एक पूरा ब्रेड का पीस जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको इमेज दिखाई थी, वो बड़ों के लिए हुआ करता था। और जो बैंगल्स हैं, यानी कि जो मीठी सी ब्रेड है बैंगल शेप के लिए, वो बच्चों के लिए हुआ करती थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। और फिर बच्चे जो है, ये जब मतलब ऑथर जब छोटे थे तब की बात हो रही है, कि जैसे इनको पता चलता था कि भैया बेकर आ गया है, तो फिर तो उसके बाद वो क्या करते थे ना, ये फिर वेट नहीं करते थे किसी चीज के लिए, ये फिर ब्रश भी नहीं करते थे अपना, यानी कि दे विल जस्ट रन, ठीक है। उनको फिर ना ब्रश करने की जरूरत है अपने दांतों को, ना ही वो अपना मुंह धोते थे, और सीधे जाते थे उस ब्रेड बैंगल को खाने के लिए। एंड वाई शुड वी, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, यानी इतना पुराने समय की बात हो रही है जब जो आम के पत्ते होते हैं उसको टूथब्रश बनाकर यूज किया जाता था, तब की बात हो रही है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो इतनी पुरानी स्टोरी है, इसीलिए सारी चीजें ऐसी दी हुई हैं कि बच्चे यहाँ पर जो ये क्या बोलते हैं ऑथर है, वो कह रहे हैं कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो जो भी ब्रेड बैंगल की जब हमको समझ आता था ना कि भाई अब हमको मिलने वाली है सुबह सुबह, तो हम सीधे भागते, ब्रश भी नहीं करते, अपना मुंह भी नहीं धोते, केयर ही नहीं करते उस चीज के लिए, क्योंकि करना भी क्यों चाहिए। कौन इतनी ज्यादा मेहनत मशक्कत करेगा कि जाके मैंगो लीफ तोड़ेगा, प्लक करेगा, उसका टूथब्रश यूज करेगा एंड एवरीथिंग, तो इतनी मेहनत कौन करता है। एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, तो ऑथर कहते हैं इसकी जरूरत क्या थी, मतलब ब्रश करना इतना इंपॉर्टेंट क्या है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, भाई जो टाइगर होता है वो तो कभी अपने दांत ब्रश नहीं करता, वो तो कभी क्लीन नहीं करता है अपना माउथ, तो हॉटी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। तो यहाँ पर ये बहुत ही अजीब सी बात है कि ऑथर जब छोटे थे तब इनको ऐसा लगता था कि यार ब्रेड बैंगल खाना इतना जरूरी है कि ब्रश करना भी नहीं जरूरी समझते थे। एंड दे वर लाइक ब्रश करने की जरूरत ही क्या है, कौन इतनी मेहनत करे, मैंगो लीफ तोड़े, ब्रश बनाए, उसको यूज करे। और वैसे भी टाइगर थोड़ी कभी ब्रश करते हैं अपने दांत। अब टाइगर से क्यों कंपेयर किया है, क्योंकि टाइगर्स होते हैं बड़े एनर्जेटिक, बच्चों जैसे, मतलब एक एनर्जी होता है उनमें, एंथुसियाज्म होता है, और वही बच्चों में देखा गया है। तो जब वो ब्रश नहीं करता तो हम क्यों करें, हम भी टाइगर से कम है क्या। और साथ ही साथ हम वैसे भी गरम गरम चाय पियेंगे ब्रेड के साथ, और गरम चाय तो वैसे भी सब कुछ साफ कर ही देती है बहुत अच्छे से। और ऐसा ऑथर का जब छोटे थे तब मानना था, एंड इतना ज्यादा प्यार था इनका ब्रेड के लिए, ये लोग ब्रश करना भी जरूरी नहीं समझते थे। डन, ओके, चलिए वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं। पैरापेट है रेलिंग, अ लो प्रोटेक्टिव वॉल, जिसको रेलिंग ही कहते हैं हिंदी में, नीचे की तरफ वॉल बनी होती है बट वो प्रोटेक्शन के लिए होती है। अब ये होगी नहीं, जैसे अगर ये रेलिंग नहीं होगी तो कोई भी गिर सकता है ना, तो रेलिंग बना देते हैं ताकि प्रोटेक्शन भी मिल जाए, और सीधे फिर यहाँ से वो झाँकते थे। नेक्स्ट आता है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है सेंट, खुशबू, ठीक है। तो एक जो खुशबू है उस ब्रेड की वो अभी भी याद है ऑथर को। क्लियर, ओके, हिंदी में पढ़ते हैं इसको। लेकिन हम हार नहीं मानते थे, हम किसी तरह बेंच या रेलिंग पर चढ़ते और टोकरी में झांकते। तो ये कहते हैं कि हम हार मानने वालों में से नहीं है, हम सीधे सीधे क्या करते ना, हम बेंच पे खड़े हो जाते हैं, रेलिंग पे खड़े हो जाते हैं, और हम सीधे झांकने लगते हैं उस टोकरी के अंदर। मुझे अभी भी उन ब्रेड की विशिष्ट सुगंध याद है, और ऑथर कहते हैं कि आज भी मुझे उस ब्रेड की जो खुशबू है, जो एक अलग ही सुगंध है, वो याद है। बड़ों के लिए ब्रेड और बच्चों के लिए बैंगल्स। बड़ों के लिए वो लोव्स ऑफ ब्रेड होते थे, बच्चों के लिए वो ब्रेड बैंगल की शेप की मीठी ब्रेड जो थी वो होती थी। तब हमें अपने दांत ब्रश करने का या मुंह को ठीक से धोने की भी परवाह नहीं होती थी, यानी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था फिर हम ब्रश करें या नहीं करें एंड एवरीथिंग। इनके लिए ऐसा था कि ब्रश करना जरूरी है ही क्यों, और हमें क्यों करना चाहिए। और फिर ये सोचते थे कि हमें ब्रश करने की जरूरत क्या है, क्यों ही करें हम ब्रश। दांत साफ करने के ब्रश के लिए आम का पत्ता तोड़ने की परेशानी कौन उठाएगा, भाई कौन जाए मैंगो लीफ तोड़े, फिर ब्रश बनाए, फिर ब्रश करे, इतनी देर थोड़ी वेट करेंगे। ये ब्रेड बैंगल खाना है भाई, उसके लिए फिर इतना वेट नहीं होता। और ये जरूरी भी क्यों था, बाघ ने कभी अपने दांत साफ नहीं किए, यानी टाइगर को तो कभी हमने नहीं सुना कि वो ब्रश करता है, और हम भी टाइगर से कम है क्या, तो छोटे बच्चे हैं, तो हमें भी ब्रश करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर गर्म चाय सब कुछ इतनी अच्छी तरीके से धो और साफ कर सकती है। तो ये बहुत अजीब सी बात है, बहुत अजीब साउंड कर सकता है, बट हाँ, बीइंग मतलब एक छोटा बच्चा तब ऐसा सोचना कोई बुरी बात नहीं है। तो इस तरीके से ये लोग खुश होते थे, एक्साइटेड होते थे ब्रेड के लिए ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। अब यहां पर ब्रेड का इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा कि ब्रेड कितनी जरूरी हुआ करती थी तब के टाइम पे, और यहां आपको डिफरेंट यूजेस बताएंगे, ठीक है। जैसे
अगर किसी की शादी में जा रहे हैं और जो गिफ्ट्स दे रहे हैं मैरिज गिफ्ट्स, उसका कोई मतलब नहीं होता था अगर उसमें बोल नाम की एक ब्रेड होती थी, मीठी सी ब्रेड, वो ना हो। ऐसी दिखती है बोल ब्रेड, ठीक है, आप देख लीजिए। ऐसी ब्रेड जो है वो शादी के जो उपहार होते हैं, जो गिफ्ट्स होते हैं, उसमें रखना बहुत जरूरी हुआ करता था तब के टाइम पे। अगर ये नहीं है तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता था। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट loses its charm without bread। जैसे कि अगर कोई पार्टी होती है तो आप देखेंगे कि पार्टी में अक्सर केक का होना बहुत जरूरी होता है, राइट। और केक नहीं होता तो ब्रेड का कोई ना कोई बना हुआ डिजर्ट जरूर होता है, मीठा जरूर होता है। तो ब्रेड के बिना किसी भी पार्टी, किसी भी दावत, फीस्ट होता है दावत, उसका कोई मतलब नहीं होता। उसकी जो एक बात होती है ना कि यार पार्टी है और ब्रेड नहीं है उसमें, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। वैसे ही मैरिज गिफ्ट्स में बोल ब्रेड ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता था। क्लियर? Not enough can be said to show how important a baker can be for a village। और यहाँ ऑथर कहते हैं कि कितना भी कहो उतना कम होगा, और फिर भी मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगा कि एक बेकर का कितना इंपॉर्टेंस होता था गोवा के विलेज में। यानी बेकर और इनडायरेक्टली ब्रेड, ऑब्वियसली बेकर नहीं होगा तो ब्रेड कौन बनाएगा, इसीलिए इनका बहुत 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 इंपॉर्टेंस होता था तब के टाइम पे। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement। जो भी lady of the house है, यानी कि जो भी जिसकी बेटी की शादी हो रही है, उनको जो है अपनी बेटी की सगाई के दिन, एंगेजमेंट के दिन सैंडविचेस बनाना कंपलसरी होता था। भाई देखो ट्रेडिशन है वहां का जो फॉलो किया जाता था, और सैंडविच भी ब्रेड से ही बनती है, राइट। तो जो भी लेडी होती थी घर की, यानी कि जो मम्मी है जिसकी भी शादी हो रही है, उसकी जो माँ है, वो हमेशा अपनी बेटी की एंगेजमेंट के दिन क्या करती, सैंडविचेस जरूर बनाती। केक्स एंड बोलिनास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। और केक जो है वो तो बहुत जरूरी है, क्रिसमस पे तो आज भी केक के बिना वो अधूरा होता है, राइट। तो केक और बोलिनास क्या होता है, नारियल की स्पेशली बनी हुई कुकीज होती हैं, बिस्किट्स टाइप के होते हैं नारियल के बने हुए, जिसका नाम बोलिना होता है। तो क्रिसमस और बाकी के जो भी त्योहार मनाए जाते हैं उस दिन केक और बोलिनास होना जरूरी होता था। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential। और इसीलिए बेकर का फर्नेस यानी भट्टी होना विलेज में बहुत बहुत जरूरी होता था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको क्यों लगता है कि क्यों बेकर का फर्नेस इंपॉर्टेंट हुआ करता था गोवा में, तो आप ये एग्जाम्पल्स दे सकते हो। क्योंकि कोई भी मैरिज गिफ्ट मीनिंगलेस होता था विदाउट बोल ब्रेड, क्योंकि अगर किसी की बेटी की एंगेजमेंट है तो सैंडविच बनना जरूरी है। क्रिसमस का या कोई भी फेस्टिवल हो, अगर उस वक्त बोलिनास या केक्स नहीं होते तो वो बिल्कुल अधूरा रहता था। साथ ही साथ कोई भी पार्टी, कोई भी फीस्ट जो है बिना ब्रेड के अधूरी होती थी। इसीलिए एक बेकर के फर्नेस का जिसमें ब्रेड बनती है वो बहुत बहुत जरूरी रोल प्ले करता था। उसकी बहुत बहुत इट वाज एसेंशियल, लाइक इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये पैराग्राफ ध्यान में रखना है, ये सारे यूसेजेस आपको पता होने चाहिए। डन? ओके, फटाफट से वर्ड्स का मीनिंग देख लो। बोल ब्रेड है सॉफ्ट स्वीट ब्रेड एंड एज लार्ज एज अ सर्विंग डिश। लाइक एक जो सर्व करते हैं ना डिश, उतनी ही बड़ी एक ब्रेड होती है। आपको वैसे दिख रही होगी काफी बड़ी ब्रेड है, अभी तो इमेज है थोड़ा छोटा दिखता है, पास से थोड़ी बड़ी ब्रेड दिखती है। सो एक सॉफ्ट सी मीठी सी ये ब्रेड होती है, नरम मीठी ब्रेड जो एक परोसने वाले व्यंजन जितनी बड़ी होती है। फीस्ट यानी कोई भी दावत। सो अ लार्ज मील टिपिकली अ सेलिब्रेटरी वन। कुछ आप सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ आप मना रहे हो, और उस वक्त जब बहुत ज्यादा सारे लोग होते हैं और खाना वाना होता है, यानी कोई दावत, उसे फीस्ट कहा जाता है। क्लियर? ओके, चलिए इसी को देखते हैं अब हिंदी में, बट उसके पहले वर्ड देखेंगे बोलिनास। अनदर नेम फॉर कोकोनट कुकीज, यानी नारियल की बनी हुई स्पेशल बिस्किट्स होते थे, उसका नाम है सो नारियल बिस्कुट, क्योंकि हिंदी में लिखा है तो का दूसरा नाम क्या है भाई, बोलिनास। डन? ओके, चलिए इसी को हिंदी में पढ़ते हैं आप। बोल के रूप में जानी जाने वाली मीठी ब्रेड के बिना विवाह उपहार व्यर्थ हैं। जैसे कोई पार्टी या दावत ब्रेड के बिना अपना आनंद खो देती है। तो अगर ब्रेड नहीं हो तो किसी पार्टी, किसी दावत का मतलब नहीं होता। उसी तरीके से एक बोल नाम की ब्रेड जो है वो जरूरी होती थी अगर कोई भी शादी का उपहार है तो। एक गांव के लिए एक बेकर कितना महत्वपूर्ण हो सकता है यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। यानी आप कितना भी कह लो फिर भी वो इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है, ये प्रूफ करने के लिए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन, बेकर्स। घर की महिला को बेटी की सगाई के मौके पर सैंडविच जरूर बनाना चाहिए। ऐसा तब किया जाता था कि अगर बेटी की सगाई हो रही है और तब अगर उन्होंने नहीं बनाए सैंडविचेस तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेड एक और है। केक और बोलिना क्रिसमस के साथ साथ अन्य त्योहारों के लिए जरूरी थे। तो केक हो या बोलिनास नाम के बिस्किट्स हो, सब बहुत जरूरी होते थे फेस्टिवल्स के टाइम पे। अतः गांव में बेकर की भट्टी का होना नितांत आवश्यक है, यानी हमेशा हमेशा आवश्यक है। इजी? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। जैसे हमने पैडर वर्ड देखा, ठीक है, फिर उसके बाद वो कितनी देर आते थे एक दिन में। उसके अलावा जो ब्रेड्स के नाम है, बच्चों को कौन सी ब्रेड पसंद है, बड़ों को कौन सी ब्रेड पसंद है, और क्या क्या इंपॉर्टेंस है ब्रेड का, इन तीनों चीजों के बाद आपको आता है कॉस्ट्यूम का क्वेश्चन, ठीक है, कि बेकर्स पहनते क्या थे। तो एक चीज आती है कबाई, जो आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही अगले चैप्टर में मूव करेंगे ना, कुर्ग, वहां कुपिया कुफिया करके एक ड्रेस की बात होगी, तो डेफिनेटली ये दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहां ये चीज दिमाग में बिठा लो कि कबाई यानी कि गोवा की बात हो रही है। क्लियर? सो द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज कहां पढ़ा हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा था, ऑफ दोज गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, यानी जब पोर्चुगीज लोगों का रूल हुआ करता था, तब के टाइम पे जो पैडर है उसकी ड्रेस क्या होती थी? कबाई। ये होती थी एक पिक्यूलियर यानी एक बहुत ही अजीब सी वियर्ड सी ड्रेस, और वो थी अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। अभी कोई भी मेल जो है अभी फ्रॉक पहन के आ जाए तो आप उसको अजीब ही बोलोगे, राइट? बल्कि वो ऐसा कुछ है नहीं, वी शुड नेवर जज अ पर्सन, बट फिर भी यहाँ पर ये दिया है कि एक अजीब सी ड्रेस होती थी, बस एक नीज तक ऐसे लॉन्ग सा एक पीस होता था फ्रॉक का, जो वो पहना करते थे। कौन? बेकर्स। कब? जब पोर्चुगीज लोगों का रूल हुआ करता था, और इसी का नाम क्या है? कबाई। तो क्वेश्चन आ सकता है, what do bakers wear during Portuguese days, या फिर what do you mean by कबाई, क्या होता है कबाई? तो आपको ये बताना है, सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक है जो नीज तक पहुंचती है। इन आवर चाइल्डहुड। फिर दूसरा आता है कि जब ऑथर छोटे थे तब ड्रेस चेंज हो गई थी। तो जब पोर्चुगीज का रूल था, ध्यान में रखना है, कबाई नाम की ड्रेस होती थी, जो एक बड़ी सी वन पीस फ्रॉक हुआ करता था, कहां तक? घुटनों तक, ठीक है। और जब ऑथर छोटे थे तब ड्रेस बदल गई, तब क्या पहनते थे बेकर्स? वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन द हाफ पैंट्स। अभी कोई बोलेगा कि मैं ट्राउजर पहन रहा हूं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? फुल जीन्स जितना, लाइक नीचे तक, है ना, पूरा फुल लेंथ। बट ये जो ट्राउजर्स पहनते थे बेकर्स, वो घुटनों से तक, मतलब कह सकते हो घुटनों को टच करता था, ठीक है। तो ये हाफ पैंट से बड़ा था और लॉन्ग पैंट से छोटा था, सॉर्ट ऑफ 3/4 मान के चल सकते हो, ठीक है। तो उतनी लेंथ की ट्राउजर और एक शर्ट पहना करते थे कौन? बेकर्स। कब? जब ऑथर छोटे थे। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a padder. और आज भी अगर कोई भी गोवा में ऐसा तरीके का पैंट पहनता है जो कि नीज से जस्ट नीचे हो, हाफ पैंट वैसे छोटा होता है, राइट, बट अगर घुटने तक कोई पैंट पहना हुआ दिख जाता है तो उसको सीधे सीधे लोग बोल देते हैं कि अरे ये तो पैडर की तरह कपड़े पहने हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पूरा ये कॉस्ट्यूम की बात की गई है जो आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है। सबसे पहले जो भी बेकर और ब्रेड सेलर पोर्चुगीज डेज के टाइम पे पहनते थे वो कहलाता था कबाई, एक बड़ी सी फ्रॉक टाइप का पीस, इसको ध्यान में रख लेना इमेज को, जो कि घुटने तक टच होती है। दूसरी चीज, जब ऑथर छोटे थे तब ड्रेस चेंज हो गया, उसका कोई प्रॉपर नाम नहीं है, बट वो ऐसा दिखता था कि एक शर्ट और एक ट्राउजर जो कि घुटने से थोड़ा नीचे तक होता था, यानी हाफ पैंट से बड़ा, लॉन्ग पैंट से छोटा। और अगर ऐसा कोई भी कॉस्ट्यूम पहन के आज निकल जाता है गोवा में तो कोई भी कह सकता है कि अरे ये तो पैडर जैसे कपड़े पहना हुआ है। क्लियर? ओके, इसी को हिंदी में देखते हैं। उन दिनों के बेकर या ब्रेड विक्रेता एक अजीबोगरीब पोशाक पहनते थे जिसे कबाई के नाम से जाना जाता था। यह घुटनों तक पहुंचने वाली एक लंबी फ्रॉक होती थी। बचपन में हमने बेकर्स को कमीज और पतलून पहने देखा था, जो पूर्ण लंबाई वाली पतलून से छोटी और निक्कर से ज्यादा लंबी हुआ करती थी, ठीक है। निक्कर इज वेरी हाफ पैंट, बहुत छोटा होता है, और उससे बड़ी है, और फुल पैंट से छोटी लेंथ है किसकी? इस पतलून या ट्राउजर की, जो कि बेकर्स पहना करते थे। आज भी जो कोई ऐसी पतलून पहनता है जो घुटनों के ठीक नीचे होती है, वह इस टिप्पणी को आमंत्रित करता है कि उसने पैडर की तरह कपड़े पहने। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। The baker usually collected his bills at the end of the month. अब आपको ना सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है एक एक करके, तो ध्यान से रख सुनना है, ठीक है। अब बारी आती है कि बेकर जब भी किसी के घर में ब्रेड वगैरह बेचते होंगे तो वो पैसे कैसे लेते थे, कैसे वो अकाउंट्स का ध्यान में रखते थे कि किससे मैंने कितने रुपए लेने हैं, किस घर ने कितने रुपए की ब्रेड खरीदी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको ये चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि जैसे अगर आपके घर पे कोई दूध वाले अंकल आते हैं जैसे दूध देने, ठीक है, तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि ऑब्वियसली आप महीने के एंड में जो है पैसे देते होगे, क्योंकि आपने 30 दिन में कितना दूध खरीदा या 31 दिनों में कितना दूध खरीदा, वो तभी आप पैसे दे पाओगे। आपको पहले ही नहीं पता चल जाएगा मैं इस मंथ में कितना दूध लेने वाला हूँ, राइट।
राइट। तो आप मंथ के एंड में ही बिल चुकाते हो। नंबर 2, वो किसी डायरी वगैरह में नोट डाउन करते होंगे, तब तो डायरी वायरी का कुछ चलन नहीं था। तो बेकर क्या करते थे ना, किसी भी घर की दीवार पे पेंसिल से नोट डाउन कर लेते थे, उनको खुद याद रहता होगा वो किस घर की दीवार पे लिखने वाला है, और वहां पे वो लिख के चले आते थे कि इस घर से इतने रुपए लेने हैं, एवरीथिंग क्लियर। सो यहाँ पे क्या चीज आती है कि बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी महीने के अंत में वो अपने जो भी बिल्स वगैरह होते थे, जिससे जितना पैसा लेना है वो कलेक्ट करते थे। अब ये ध्यान में रखना, कोई भी डिफिकल्ट बात नहीं है कि एंड ऑफ द मंथ है कि फ्रंट ऑफ द फ्रंट नहीं, बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली महीना खत्म होने के बाद ही पता चलेगा कि किस घर ने कितनी रुपए की ब्रेड ली है, राइट, कॉमन सेंस। तो आप यहाँ पे क्या ध्यान में रखोगे, एंड ऑफ द मंथ। दूसरी चीज, मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, पेंसिल की मदद से वो किसी तो कोई भी दीवार पे अपनी मर्जी से मेंशन कर दिया करते थे, ताकि उनको याद रहे कि अच्छा मुझे इस घर से इतने रुपए की ब्रेड इसने खरीदी है इस दिन, ठीक है। सो जो भी मंथली अकाउंट्स है वो वहां पे लिख लिया करते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। डेफिनेटली पुराने दिनों में बेकिंग एक बहुत ही ज्यादा पैसे कमाने वाला व्यवसाय हुआ करता था, यानी इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ करता था, यानी उन दिनों में ज्यादा प्रॉफिटेबल था। आज के टाइम पे इतना नहीं है जितना उस टाइम पे था। कैसे प्रूव कर सकते हैं? द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। स्टार्व्ड रहना यानी कि स्टार्व करना यानी भूखे रहना, ठीक है। तो बेकर और उसकी फैमिली कभी भी भूखे नहीं रहे, यानी कि वो हमेशा उनके घर में खाने पीने का सामान होता था, क्योंकि बेकर अच्छी कमाई कर लेता था। He, his family and his servants always looked happy and prosperous. खुद बेकर हो, उसका पूरा परिवार हो, या उसके जो काम करते हैं लोग, सर्वेंट्स हैं, जो भी सेवक सेविकाएं हैं, सब हमेशा खुश और बिल्कुल प्रॉस्परस दिखते थे। Their plump physique was an open testimony to this. प्लम फिजिक्स का मतलब मोटा ताजा काया जब होती है, यानी कोई बहुत मोटू है अगर, ठीक है, तो ये एक खुली प्रूफ था। ओपन टेस्टिमनी का मतलब बहुत ही खुला सबूत, ठीक है। तो बिल्कुल खुले तरीके से प्रूफ हो जाता था कि भैया ये लोग हमेशा खुश रहते हैं, इन लोग को बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं बेकर्स। क्यों? क्योंकि इनकी फैमिली में हर कोई क्या होता था ना, बहुत ही मोटा ताजा होता था, यानी खाता पीता रहता था। Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. और आज भी अगर गोवा में किसी का फिजिक बहुत ही मोटा सा है, जैसे कि एक जैक फ्रूट या कटहल के समान, जैक फ्रूट इसे कहते हैं, ठीक है, इसे कटहल कहते हैं हिंदी में, आई डोंट नो आप लोग क्या क्या नाम बोलते होंगे इसको। सो बेसिकली तो कॉमन नेम कटहल है इसका। तो ऐसा अगर कोई भी बिल्कुल मोटा सा दिख जाता है ना गोवा में, तो उसको यही कह दिया जाता है कि अरे ये तो बेकर जैसा मोटा है। क्लियर? सो प्लम फिजिक क्या है? मोटा ताजा जो काया होती है वो। ओपन टेस्टिमनी खुला सबूत, टेस्टिमनी एक सबूत होता है, प्रूफ होता है। जैक फ्रूट यानी कटहल, ठीक है। तो बेकर के टाइम मतलब आप बोल सकते हो बेकिंग उन समय में क्या प्रॉफिटेबल थी? बिल्कुल थी। कैसे प्रूफ करोगे? ये सारे पॉइंट्स बताकर। इजी? ओके, चलिए अब इन सब वर्ड्स का मीनिंग पढ़ते हैं। स्टार्व्ड मतलब सफर और डाई और कॉज टू सफर और डाई फ्रॉम हंगर, यानी कि भूख की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है या कोई बहुत परेशान है, पीड़ित है, तो स्टार्व्ड वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज भूखे रहना। प्लम फिजिक यानी प्लेजेंटली फैट बॉडी, यानी बहुत ही ऐसे अजीब नहीं लग रही है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना क्यूट से मोटू ताजे से ऐसे टाइप के, दैट इज व्हाट इज प्लम फिजिक। सो मोटी काया इज प्लम्प फिजिक। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड्स आते हैं। ओपन टेस्टिमनी, ओपन तो खुला, बिल्कुल, टेस्टिमनी सबूत। सो पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर और क्वालिटी, अगर एक बिल्कुल पूरा पब्लिक स्टेटमेंट हो जाता है कि हाँ भैया ये तो प्रूव कर ही सकते हैं, तो खुला दिख रहा है, दैट इज व्हाट इज खुली गवाही, इज ओपन टेस्टिमनी। जैक फ्रूट इज द वेरी लार्ज एडिबल फ्रूट ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, यानी कटहल के पेड़ का बहुत ही बड़ा सा फ्रूट, दैट इज कटहल। उसके जैसा कोई दिख जाता है तो कह दिया जाता है कि भैया ये तो बेकर जैसा है। डन? चलिए इसी को हिंदी पढ़ते हैं। बेकर आमतौर पर महीने के अंत में अपने बिल लेता था, यानी महीने के अंत में वो पैसे लेता जिसको भी जितने भी की भी ब्रेड बेची है। मासिक हिसाब किताब किसी न किसी दीवार पर वो पेंसिल से लिख देता था। पुराने दिनों में बेकिंग वास्तव में एक लाभदायक पेशक था, मतलब उन दिनों में सच्ची में बहुत लाभदायक था, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते थे कौन? बेकर्स। बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि बेकर और उसका परिवार कभी भूखा रहा हो, यानी उनके पास हमेशा होता था, भरपूर खाना होता था घर पे, क्योंकि कमाई अच्छी होती थी। वह, उसका परिवार और उसके सेवक हमेशा खुश और समृद्ध दिखते थे। उनका मोटा शरीर इसका खुला प्रमाण था, ये बिल्कुल खुला प्रमाण था कि हाँ मोटे ताजे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे कमाते होंगे। कटहल जैसी शारीरिक बनावट वाले किसी भी व्यक्ति की तुलना आज भी बेकर से की जाती है। और इस तरीके से आपका चैप्टर जो है वो खत्म होता है, ठीक है। तो पहला पार्ट, अ बेकर फ्रॉम गोवा में आपको बहुत सारी चीजें बेकर
और ब्रेड के बारे में पता चली है। आपको ये एक जनरल नॉलेज की चीज़ पता चल गई कि गोवा में किसका शासन हुआ करता था, पोर्चुगीज लोगों का, ठीक है। वो लोग ब्रेड का यहाँ पर एक तरीके से क्या बोलूँ, एक फैशन लेके आए, मे भी ट्रेंड लेकर आए कि भाई सब लोग ब्रेड 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 बहुत ज़्यादा खाने लग गए। साथ ही साथ ब्रेड का बहुत इंपॉर्टेंस है हर चीज़ में, बच्चों से लेके बड़ों तक, फेस्टिवल्स में, दावत में, देन उसके बाद जो भी आप किसी की इंगेजमेंट हो रही है, मैरिज गिफ्ट्स है, हर जगह ब्रेड का इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ बेकर जो है वो हमेशा खुश रहते थे, उनका परिवार हमेशा समृद्ध रहता था, खुशहाल रहता था। तो इससे प्रूफ होता है कि ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी था। डन, ओके। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज के जो डिस्कशन है, पहला पार्ट। अभी तक ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ पहला पार्ट खत्म हुआ है, विच इज अ बेकर फ्रॉम गोवा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, बट बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर कुछ भी ऐसा होगा जो आपको शायद नहीं समझ आया, शायद, वैसे आई होप सब समझ आ गया होगा, तो आपको समरी मिल जाएगी अगले वीडियो में, तो वो जरूर देख लीजिएगा। क्लियर, चलिए फटाफट से अब डिस्कस करते हैं अबाउट द वेबसाइट। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं वैसे ही बाकी के भी कोर्सेज या वीडियोज को आसानी से देख सकें, तो आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को। क्या करना है उसके लिए, बस गूगल पे जाके लिखना है magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे, ये जो पेज है वो आपके सामने साक्षात हाजिर हो जाएगा, और इस पेज पे अब आप सारे ऑप्शंस देख सकते हैं जो भी आप पढ़ सकते हो। जैसे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में आप यूपी बोर्ड का पूरा सिलेबस या हिंदी मीडियम का जो भी करिकुलम है सब पढ़ सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश कोर्स हो गया, NTSC हो गया, ओलंपियाड हो गया, IIT JEE नीट UPSC, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, बैंक हो, SSU, आप जो भी अगर सोच रहे हो फ्यूचर में कि मैं पढ़ूंगा, अभी 10th में हो आप, 11th 12th में IIT JEE की प्रिपरेशन या नीट की करने की सोच रहे हो, अभी से थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। सो यार डेफिनेटली जो भी पढ़ना है बस क्लिक कर दीजिए, ताकि आपके सामने उस पर्टिकुलर जो भी कोर्स है उससे रिलेटेड क्लासेस आ जाए। सपोज आपने इंग्लिश मीडियम पे क्लिक किया, आपके सामने सारी क्लासेस आएंगी, उस क्लास पे क्लिक कीजिए जिसके सब्जेक्ट्स आपको देखना है। सपोज क्लास 10th पे आपने क्लिक किया, अब आपके सामने क्लास 10th के सब्जेक्ट्स हैं, स्क्रॉल कीजिए ताकि आप इंग्लिश तक पहुंच सके। सपोज अगर आपको इंग्लिश ही पढ़ना है तो आपने जैसे क्लिक किया इंग्लिश पे फर्स्ट फ्लाइट पे, तो जैसे क्लिक करोगे आपके सामने सारे चैप्टर्स आएंगे, उस चैप्टर पे क्लिक कर दो जिसका वीडियो देखना है। सपोज यूनिट 1 पे क्लिक कर दो, आपके सामने वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इतना आसान होता है वीडियोस तक पहुंचना। करना क्या है, बस जाके magnetbrains.com पे क्लिक करना है, जो भी पढ़ना है उस पर, और इस तरीके से वीडियोस आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। डन, ओके, चलिए। सो वी आर डन विद द डिस्कशन। हम आ चुके हैं आज के वीडियो के अंत में। आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया है और आप रेडी हो इसकी समरी को पढ़ने के लिए, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना, खुद का, सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।